नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम अगले माह से जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसके लिए एक और मॉक टेस्ट को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि रेलवे की जो ये परीक्षा होती है उसमें आपके 25 प्रश्न सीधे सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं। बाकी के जो 20 प्रश्न होते हैं वो आपके जीके और करंट अफेयर से होते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं तो नीचे कमेंट में लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि इन 45 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो हमारे फंगाई होते हैं जिन्हें हम लोग कवक कहते हैं, तो कवक की जो कोशिका भित्तियां हैं ये आपकी किसकी बनी होती हैं। तो देखिए, अगर हम लोग फंगाई के सेल वॉल की बात करते हैं तो ये मेनली आपके 3 चीज़ों से बनी होती हैं और उन्हीं में से एक होता है काइटिन। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन यानी कि काइटिन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फंगाई होती हैं उनकी जो सेल वॉल है वो आपके ग्लूकान्स, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है जिसे हम लोग होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसके आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स है ये जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये जो हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स है इसके लिए जो हमारा बेस ईयर है वो हमने 2011-12 का निर्धारित किया हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वही इसको जारी करता है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश जो हमारा प्रोटीन है वो संकुचित और शिथिल होता है, यानी कि ये फैलता और सिकुड़ता है और इसी के कारण हमारी मांसपेशियां गतिमान होती हैं। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये जो आपका प्रोटीन है वही आपका संकुचित होता है और फैलता है और इसी के कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इसमें मुख्य रूप से आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे। पहले भाग का नाम होता है एक्टिन। क्या नाम है? पहले भाग का नाम एक्टिन है और यहाँ पर जो आपका दूसरा भाग होता है उस भाग को हम लोग मायोसिन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग यूनेस्को के हेरिटेज की बात करते हैं तो हमारे देश में इनकी संख्या टोटल 40 है और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये तीनों आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगी। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है और जो आपका विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल है ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट। अगला प्रश्न है सिंपल सा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। अब ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। पृथ्वी के अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये हमारा होता है 6 × 10⁴ किलोग्राम और अगर आपसे ग्राम में पूछा जाए तो बस आप 24 को 27 कर देंगे। ध्यान रखिएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पेंटेन का आइसोमर नहीं है। अब देखिए, आइसोमर से ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी संख्या काफ़ी कम होती है और अगर यहाँ से प्रश्न आएगा भी तो आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। रीजन क्या है कि जब आपसे आइसोमर पूछा जाता है तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप लोग आइसोमर को पहचान पाएंगे।
तो फिलहाल ऐसे प्रश्न आपको रेयरली ही ग्रुप डी में मिलेंगे, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए एक रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पेंटेन की बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 3 आइसोमर मिलेंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन, हमारा एन पेंटेन, और 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 1 बाई मेथिल ब्यूटेन इसका कोई आइसोमर नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आइसोमर होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें जो हमारे एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, बस उसी एल्किल ग्रुप की या जो अन्य हमारा समूह जुड़ा हुआ है उसके पोजीशन को अगर हम बदल देते हैं तो हमारा एक नया कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है। तो देख सकते हैं, जैसे कि पेंटेन हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन है, 2 डाई मेथिल प्रोपेन है। आपका जो यहाँ पर एटॉमिक वेट होगा वो सभी का सेम है। देख सकते हैं C5H12, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी संरचना है वो बदल जाती है, इसीलिए कंपाउंड भी बदल जाता है। तो बस ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार के तरंग की चर्चा की गई है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो दोलन है वो लंबवत हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव, जिसे आप लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें, इसका खिताब गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता है। किसने? गोवा फुटबॉल क्लब ने। ये जो हमारा टूर्नामेंट है ये पिछले साल हुआ था 2020 और 21 के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस साल वाला भी टूर्नामेंट हो चुका है, यानी कि 21 और 22 वाला भी हो चुका है। और ये जो 21 और 22 वाला खिताब है ये जीता है हमारे हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। तो फिलहाल के लिए आप लोग, सॉरी हैदराबाद में नहीं, वो आपका ISL है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि डूरंड कप जो पिछले साल हुआ था इसको गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। डूरंड कप के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल इसका 130वां एडिशन यहाँ पर खेला गया था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन इसका किया गया था कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए ईथन और डैश डैश का मिश्रण उपयोग में किया जाता है। तो आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हुए, जो भी व्यक्ति आपके वेल्डिंग करते हैं, तो इसमें एक तो आपकी इथेन होती है और इथेन के साथ में होती है ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो आपके जलने में सहायता प्रदान करती है। तो इथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है जिसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इथेन है, इसमें आपकी ऑक्सीजन मिलती है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी और हीट आपका जनरेट होता है। तो बस ध्यान रखिएगा कि इथेन और ऑक्सीजन का उपयोग वेल्डिंग में हमारे किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो ये प्रश्न मैंने ग्रुप डी के सीधे पेपर से लिया है 2018 वाले। कर्नाटक संगीत में आपको 3 लोग देखने को मिलेंगे और उनमें से एक का नाम जो दिया गया है उनका नाम है त्यागराज। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर हम लोग कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्तियों की बात करते हैं तो उसमें एक हमारे त्यागराज साहब हैं, दूसरे आपके श्यामा शास्त्री हैं और तीसरे हमारे हैं मुथु स्वामी दीक्षितर। तो ये 3 नाम हैं, तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मोनीरा जगत से संबंधित नहीं है? देखिए, मोनीरा जगत की अगर हम बात करें तो एनाबीना हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, या फिर हमारे जर्म वगैरह हो गए, ये सारे मोनीरा से आते हैं। लेकिन डायटम आपके मोनीरा का कोई भी ऐसा जीव नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग मोनीरा जगत की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, तो ये मोनीरा से ही बिलोंग करता है। और अगर हम लोग इस फाइलम की बात करते हैं तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में सबसे पहले
मोनीरा किंगडम को प्रपोज किया गया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? ऐसे प्रश्न आपको ग्रुप डी में बहुत सारे देखने को मिलेंगे जहां पर आपसे अणु या मोल की बात की जाती है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी भी कंपाउंड की बात करेंगे, मान लेते हैं आपके पास में एक कंपाउंड है NH3, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इतने पार्टिकुलर ग्राम दिए गए हैं, इसमें कितना मोल होगा, तो आपको बस क्या करना है, इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। और अगर जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अगर आपके पास में उतने ही ग्राम NH3 है तो क्या होगा, उतने ही ग्राम होने पर आप इसे सिंपली बोल देंगे 1 मोल। ठीक है, मान लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 50 है, हाइपोथेटिकल, और आपके पास में 25 ग्राम है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास में 2 मोल हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके पास में मान लेते हैं 50 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट भी 50 है, तो आप क्या कहेंगे कि 1 मोल आपके पास में उपलब्ध है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, HNO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, HNO3 इसका फार्मूला होता है। जब इसको आप लोग काउंट करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आएगा 63, और आपसे कहा भी गया है कि आपके पास में 63 ग्राम की ही मात्रा है, यानी कि हमारे पास में 1 मोल है। और 1 मोल कितने के बराबर होता है, 1 मोल होता है हमारे आवोगाद्रो नंबर के बराबर, और आवोगाद्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितने आपके पास में ग्राम है, अगर मॉलिक्यूलर वेट उतना ही है तो वो आपके 1 मोल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? देखिए, अगर कोई भी हमारे पास में मेटल है और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस मेटल में आपके फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आसानी के साथ में मूव कर सके, और ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको चांदी में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ चालक हमारा चांदी होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो चालकता है वो चांदी में है, उसके बाद में नंबर आता है आपके कॉपर का, और फिर नंबर आता है गोल्ड का। तो ये ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी, इसके अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपके अरुणाचल प्रदेश का है, और यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक वाला भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक हमारे बिहार का है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व तो 1106 है। और अगर हम लोग अपने पूरे भारत की बात करें तो हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं। बहुत प्रश्न यहाँ से टीसीएस पूछता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं नीचे ऑप्शन में। आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो आपके तापमान से प्रभावित होता ही है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी कि किस चीज़ का आपका वो मैटर बना हुआ है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उस पार्टिकुलर तार की लंबाई क्या है, ये भी मायने रखता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये भी मायने रखता है। यानी कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये चारों चीज़ यहाँ पर मायने रखती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं किसका आपका वो रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर की लंबाई कितनी है, रजिस्टर की थिकनेस कितनी है, और टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दशक की आईसीसी महिला क्रिकेटर, आईसीसी महिला एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर के लिए रेचल हे हो फ्लिंट अवार्ड जीता था? तो ये जो खिलाड़ी हैं ये आपकी 2020 में विजेता रही थी। नाम इनका है एलिसा पेरी। तो जरूर नाम ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही हैं, तो उनका नाम है स्मृति मंधना। वो हमारे देश वाली हैं, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और महिलाओं में 2020 में आपकी रही थी एलिसा पेरी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में
रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय, इनका नाम डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी है। जरूर इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो हमारे डॉक्टर शिंडलर थे, गैस्ट्रोस्कोपी के जो जनक थे, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और हमारे भारत के जो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं, उनको पिछले साल ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? साबुन यानी कि आपके सोप की बात हो रही है। तो साबुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सामान्य फार्मूला होता है RCOONA। Na भी हो सकता है या यहाँ पर आपका हो सकता है पोटेशियम। तो ध्यान रखिएगा, साबुन में आपको यहाँ पर सोडियम मिल सकता है या फिर आपको पोटेशियम मिलेगा, और यही हमारे साबुन का सामान्य सूत्र है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके ग्रुप डी के PYQ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? देखिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो अम्लीय वर्षा में जो आपका pH है वो हमारा होगा कम, क्योंकि आप सबको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम लोग pH मान की बात करते हैं तो pH मान हमारा 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच में होता है आपका बेसिक। तो अगर आपकी अम्लीय वर्षा यानी कि जिसका pH मान कम है वो आपके नदियों में जाएगा पानी, ऐसा कोई पानी जिसका pH मान कम है वो नदियों में जाएगा, तो पूरे नदी का जो पानी है उसके pH को भी कम करेगा, क्योंकि जो आपके नदी का पानी लगभग न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक या बेसिक था, उसका जो pH मान है वो कम होगा क्योंकि उसका कैरेक्टर एसिडिक हो जाएगा, और इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। यानी कि जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को कम करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होती है होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का नाम एड्स है। आप सभी को अच्छे से इसके बारे में पता भी होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एड्स नाम की डिसीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो आपकी बीमारी है वो खोजी गई थी कॉन्गो के किंशासा में 1953 में। ध्यान रखिएगा, पहला स्पीसीज जो इससे इफेक्टेड हुआ था वो एक चिंपैंजी था। एड्स का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस की बात करें तो HIV इसका वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। किसके ऊपर अटैक करता है? तो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनके ऊपर आपके HIV का वायरस अटैक करता है। टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, 2 इसके टेस्ट हैं। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि डैश डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। अब समझिए वर्धी भाग होता क्या है। तो इस प्रश्न के लिए वैसे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पर वर्धी भाग की बात करते हैं तो वर्धी भाग का मतलब ये है कि जिसके माध्यम से आपके पौधों में प्रजनन नहीं होता है। तो वर्धी के बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा कि वर्धी हमारा एक प्रजनन का तरीका होता है जिसे आप लोग वर्धी प्रजनन या फिर कायिक प्रजनन कहते हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पौधे प्रजनन करते हैं उनमें एक फल होता है, फल से आपको बीज मिलेगा और इस बीज को जब आप कहीं पर बो देंगे तो इससे एक नया पौधा मिलता है। लेकिन पौधों में आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे हमारे पौधे होते हैं जिनके जड़ से नया पौधा बन जाता है, जिनके तने से नया पौधा बन जाता है, जिनकी पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। तो ये जो सारे हमारे पार्ट हैं वो कायिक प्रजनन के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें पादप के शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग फूल या फिर आपके फल को छोड़कर शरीर से अलग होने के पश्चात एक नए पौधे को जन्म देता है, उसी को हम लोग कायिक या वर्धी प्रजनन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है फूल और फल को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ध्यान रखिएगा, जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो हर साल इसका गठन करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो
वित्त आयोग होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और जो पहला फाइनेंस कमीशन था इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और वर्तमान में हमारे देश में 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो ध्यान रखिएगा, बोर महोदय ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर आपको कई सारे कक्षाएं मिलेंगी जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर चक्कर लगा रहा है और इसको यहाँ पर एक फोटॉन की ऊर्जा मिल जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके अगली सेल में पहुँच जाएगा। यानी कि इन्होंने अपने मॉडल में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो ये आपके ऊंचे ऊर्जा वाले सेल में पहुंच जाता है, मतलब कि यह अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है और यही बोर साहब ने अपने मॉडल में बताया था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो अगर हम लोग 71वें गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको वो साल ध्यान रखना है। 71वां गणतंत्र दिवस जो है वो आपके 2020 में हुआ था, 2021 वाला हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था और इस साल हमारा था 73वां गणतंत्र दिवस। तो ध्यान रखिएगा, 71वें में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है वो असम की झांकी को मिला था, पिछले साल उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था और इस साल यानी कि 73वें गणतंत्र दिवस में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को नवंबर 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN समर्पित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया इसका सह अध्यक्ष हुआ करता था और अब उसके स्थान पर हमारे देश भारत को 3 सालों के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गति का जो तीसरा नियम है ये डैश डैश और डैश डैश के बीच डैश डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गति का तीसरा नियम है क्या। वैसे पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। ये संबंध बताता है स्थिति और वेग। किसके बारे में? स्थिति और वेग के बारे में आपका संबंध बताता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं गति का तीसरा समीकरण जो है वो v² = u² + 2as होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग s की बात करें तो ये हमारा पोजीशन बताता है यानी कि कितनी दूरी पर कोई चीज़ है, v आपकी वेलोसिटी है बाद वाली, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है जो तीसरा नियम है वो आपके वेग और स्टेटस यानी कि इसे आप पोजीशन भी कह सकते हैं उनके बीच में संबंध बताता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक हल्के और भारी पिंड की जो गतिज ऊर्जाएं हैं ये समान हैं, तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? देखिए, जब हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का सिंपल सा मतलब होता है P = mv। क्या होता है? mv होता है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास में दोनों पिंड हैं दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो समान हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो K = होता है ½ mv²। ठीक है, mv² होता है। तो जब इस दोनों रिलेशन को आप लोग काउंट करेंगे और इनसे आप लोग गतिज ऊर्जा को कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे सबसे भारी पिंड है उसी का यहाँ पर संवेग सबसे अधिक होगा। तो इस प्रश्न के लिए भारी पिंड का संवेग सबसे अधिक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जो आपके प्लांट सेल हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्लांट टिश्यू से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारी डैश डैश कोशिकाएं हैं इनका नाम होता है दृढ़ ऊतक। क्या नाम होता है? स्क्लेरेन्काइमा या फिर जो हमारे दृढ़ ऊतक होते हैं इन्हीं की कोशिकाएं आपकी डेड होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं
कि जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, जब ये आपका मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद में ये मेनली आपके डेड सेल से ही मिलकर के बना होता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो समस्थानिक है ये हमारा होता है C14। क्या नाम है? C14 होता है। वैसे अगर हम लोग कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 3 है। कौन कौन सा है? C12 है जो कि आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद में C13 है और उसके बाद में C14 होता है। तो C14 वाला हमारा रेडियो एक्टिव है और इसी का उपयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन नीड होता है वो प्रदान होता है सेलुलर डीएनए से। किससे? सेलुलर डीएनए से ये इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, डीएनए की बात हुई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा डीएनए टर्म है इसको सबसे पहली बार यूज किया था स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक विलियम मेसर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। और जो आपके डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो किसने प्रपोज किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या 70 के साथ डिपॉजिटिव जिंक आयन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है और आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब हम लोग जिंक की बात करते हैं तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे हम जिंक की बात करें या जिंक आयन की बात करें, एटॉमिक नंबर जो आपका है वो 30 के आसपास ही होता है। और इसलिए यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो 70 है। तो 70 से आप 30 को यहाँ पर आराम से माइनस कर देंगे, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 40। तो सिंपल सा प्रश्न था, वैसे भी आप कर सकते थे। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि CaCO3 आपका CaO और Ca2 बनाता है। तो आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार के रिएक्शन का उदाहरण है। रिएक्शन के एग्जाम्पल भी काफ़ी सारे ग्रुप डी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हमारा कोई एक कंपाउंड टूट करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का निर्माण करता है तो इसी को हम लोग अपघटन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन रिएक्शन कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूट करके आपका लाइम स्टोन बना रहा है और उसके साथ साथ बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये आपके कहाँ से उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा टर्म है सबसे पहली बार यूज हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो हमारा कॉप नंबर 3 है वो कॉप नंबर 3 आपका हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। आयोजन इसका किया गया था जापान के क्योटो में और वहीं पर सबसे पहली बार कार्बन क्रेडिट शब्द का यूज किया गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक परमाणु अणुओं वाली किसी गैस का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपको ऐसे मिलेगा H2 में, ऑक्सीजन आपको O2 में मिलेगा, नाइट्रोजन आपको N2 में मिलेगा, नाइट्रोजन यहाँ पर भी आपको N2 में मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस नियॉन और ऑर्गन की बात करते हैं तो ये आपको ऐसे सिंपली मिलते हैं। नियॉन आपको सिंपली मिलेगा, ऑर्गन आपको सिंपली मिलेगा, यानी कि ये हमारे एक परमाणु अणु हैं। कैसे हैं? एक परमाणु वाले हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस हैं। आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा कि जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे आखिरी वाला ग्रुप है 18th ग्रुप, इसमें आपको सारे इनर्ट गैस देखने को मिलेंगे। अब देखिए वैसे अगर आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाली गैसेज कितनी हैं। तो इनकी संख्या 6 है।
एक हमारी अक्रिय गैस और है जिसका नाम है ऑग्नेसो, लेकिन ऑग्नेसो के बारे में ध्यान रखना है कि वो आपकी मानव निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये सारे हमारे यहाँ पर नेचुरल वाले नोबल गैस है। ऑग्नेसो जो है वो आपका रेडियो एक्टिव भी है और ये हमारा नेचुरल नहीं है। अगला प्रश्न है कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर डैश डैश वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ऊर्जा की जो इकाई है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। तो आपकी ऊर्जा की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर ठंडी के मौसम में जो वर्षा होती है इसके लिए जिम्मेदार होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कौन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को 2020 में WHO फाउंडेशन का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी नियुक्त किया गया था। आपको इनका नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अनिल सोनी। WHO फाउंडेशन जो है ये 2020 में ही बना था और इसके जो पहले CEO बने थे वो भारतीय मूल के थे। नाम इनका अनिल सोनी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत ने किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पहला रबर का पौधा है ये हमारे असम राज्य में लगाया गया था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 जीती थी। तो ये जो सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है इसको जीता था पिछले साल पंकज आडवाणी ने और फाइनल मुकाबले में इन्होंने हराया था सौरभ कोठारी को। तो ध्यान रखिएगा, पंकज आडवाणी हमारे विजेता रहे थे। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। तो पिछले साल दिसंबर महीने में ये पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ की जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जो कि भारत की पूर्व एथलेटिक्स की खिलाड़ी रही थी, इन्हीं को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानीय देवी की पूजा के साथ में मदाई नाम का जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था। तो जब आपके देश में कोविड-19 का समय चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह का, तो उसी समय मिजोरम की जो सरकार है उन्होंने खेलों को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसका विलय नवंबर 2020 में किस बैंक के साथ में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे सिंगापुर का बैंक है जिसे हम लोग DBS कहते हैं, DBS के साथ में वित्तीय अस्थिरता वाले लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया गया था 2020 में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आखिरी प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने शामिल किया है कि PV सिंधु ने डैश डैश में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि PV सिंधु ने ये जो गोल्ड मेडल जीता था ये हमारा विश्व चैंपियनशिप में इनका पहला गोल्ड था और ये जो आपका टूर्नामेंट है वो हुआ था बासल में। कहाँ पर है बासल? तो बासल आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से एक और प्रैक्टिस सेट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अभी मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादातर आपको थोड़े से नए प्रश्नों को करवाया जाए, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने PYQ को तो एटलीस्ट किया ही होगा। बस कुछ ही प्रश्न आपके PYQ से होते हैं, बाकी आपके जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर हम लोग थोड़े नए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है इस प्रैक्टिस सेट को और बेहतर बनाने के लिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको kvguruji.in पर अगले कुछ दिनों में मिल जाएगी, तो वहां से पीडीएफ लेकर के आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।